हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है और इससे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होती है। हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे आज। ओके। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे दो सब्जेक्ट में आते हैं, एक एनाटॉमी में भी और बायोकेमिस्ट्री में भी। तो एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो, ठीक है। आई होप कि मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूँगा, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप डेफ़िनेटली मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, वहाँ भी मैं क्लियर करूँगा, ओके? चलिए पढ़ते हैं। बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? एक लाइन में यहाँ पे डेफ़िनेशन लिख देता हूँ। शॉर्ट में लिख देता हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, ओके? व्हिच occur in cell membrane, ओके। यहाँ पे लिख देंगे विथ हेल्प ऑफ एटीपी, ओके। सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है। और किसके हेल्प से होता है? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ये ध्यान में रहे, ठीक है। पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी की जरूरत होता है। क्यों होता है? यहाँ भी लॉजिक है, अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे है हाई कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब जो हम लोगों ने पढ़ा है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में, उसमें क्या होता है? पैसिव होता है, ठीक है ना? उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लोअर से हायर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो लोअर से हायर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होता है, उसे पुश करना पड़ता है। पुश करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है। तो एटीपी के हेल्प से सोडियम पोटेशियम पंप का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस डायग्राम को आप देखो, ये मूवमेंट कर रहा है, चलता फिरता डायग्राम है, ठीक है ना। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल का जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसके बारे में डिटेल तो मैं पहले वाला लेक्चर में बता दिया हूँ। बेसिकली एक लाइन बता देता हूँ कि ये जो सेल का मेम्ब्रेन है, ये 2 लेयर में बना होता है। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, ठीक है ना? 2 लेयर में ये क्या है? बना हुआ है सेल का मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड का है, ये जो है फॉस्फोलिपिड है और ये बाइलेयर है। एक लेयर ये और दूसरा लेयर नीचे। 2 लेयर का है। इसमें हेड है ये और टेल है। इसके बारे में चलो हम मैंने बता दिया है पहले ही। मेन फोकस करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप पे। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है ना? अब जो है ये है सेल मेम्ब्रेन अपना। इस साइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है? ये आउटसाइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। नीचे है क्या? इंट्रा सेलुलर, इंट्रा इंट्रासेलुलर। नीचे का जो एरिया है ये सेल के अंदर है और ये सेल के बाहर है। तो नॉर्मल जो होता है क्या कि सेल के अंदर सोडियम का 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके?
ये 3 मॉलिक्यूल्स कहाँ है? सोडियम का कहाँ है? सेल के अंदर है। सेल के बाहर क्या है? पोटेशियम का 2 मॉलिक्यूल्स है। सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर क्या है? पोटेशियम का 2 मॉलिक्यूल्स है। ओके। अब इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप में बेसिकली यही होता है कि इसमें सोडियम का 3 मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आते हैं और पोटेशियम का 2 मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज का रेशियो क्या है, 3:2 है। 3 मॉलिक्यूल रहेगा सोडियम का, 3 मॉलिक्यूल किसका रहेगा, सोडियम का, और 2 रहेगा किसका, पोटेशियम का। ठीक है? पोटेशियम बाहर से अंदर जाएगा और सोडियम अंदर से बाहर आएगा। मेन यही है। अब इसमें कैसे ये बाहर आता है और कैसे बाहर जाता है, ये भी लॉजिक है। इसको भी समझना है, ठीक है ना? मेन यही है कि ये बाहर आता कैसे है और अंदर जाता कैसे है। एटीपी का जो यूज़ होता है, वो एक्चुअली होता कहाँ है और कैसे होता है? तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये मूवमेंट कर रहा है, चलता-फिरता है अभी, ये रुक नहीं रहा है ठीक से, कोई बात नहीं। ये सबसे पहले क्या होता है कि ये जो अ, पंप प्रोटीन है, ये जो दिख रहा है ना, ये पंप प्रोटीन है। ठीक है ना? इंटीग्रल चैनल इसे बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन चैनल है। ये पंप प्रोटीन है। इसी पंप प्रोटीन के थ्रू ये दोनों का आगमन होता है, ट्रांसफर होता है सोडियम और पोटेशियम का। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये पंप पंप जो प्रोटीन है, ये सबसे पहले अंदर की तरफ ओपन होता है। इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर में क्या होता है, ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही ये ओपन होगा, तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, सोडियम का 3 मॉलिक्यूल्स जाके इस पे अटैच होगा। ठीक है ना? ये जाकर कहाँ अटैच होगा? ये पंप प्रोटीन पे। ठीक है? उसी समय सेम उसी टाइम क्या होता है, एटीपी आता है। ये एटीपी इसको छोड़ो, एटीपी आता है। ठीक है? एटीपी आता है और ये आके यहाँ अटैच होता है। अटैच होने के बाद एक इसमें प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। इधर मैं लिख देता हूँ। सो एटीपी आता है और अटैच होता है, और अटैच होने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है एटीपी का। उस प्रोसेस में होता है क्या, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एक स्टेप्स होता है। मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बराबर क्या होता है कि एटीपी प्लस H2O। एटीपी टूटता है किसके साथ मिलके, H2O। H2O मीन्स क्या, वाटर, जल, पानी। तो ये वाटर के साथ में एटीपी टूटता है मिलके। उस टूटने का प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है? क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें क्या होता है कि जब एटीपी टूटता है, एटीपी जब टूटता है, तो किस किस चीज में बंटता है ना? क्या बनता है? फिर बनता है एडीपी। एडीपी प्लस पीआई लिखते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस एनर्जी। ओके। एटीपी तो पता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट है। ये जब टूटा हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, H2O मिलके हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये टूटा, तो एटीपी जो 3 फॉस्फेट है, अब इधर आ गया कितना, अलग-अलग हो गया। तो ये इसमें डाइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट हो गया। ठीक है ना? डाइफॉस्फेट हो गया, 1 फॉस्फेट यहाँ आ गया। ये क्या है, पीआई बराबर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहीं पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये आके ही इसमें अटैच होता है। ठीक है? सबसे पहले क्या है कि आपने देखा कि सेल के अंदर साइड में पंप जो है, जो पंप दिख रहा है, पंप प्रोटीन, इसका मुंह खुला हुआ है, ये ओपन है। अब जैसे ओपन है तो उसमें आके अटैच हुआ क्या, एटीपी। एटीपी आकर टूटा, वहां पे टूटा, हाइड्रोलाइसिस हुआ वाटर के साथ में, टूट कर एडीपी निकला, एडीपी हट गया, और वहां पे बच गया कौन सा, पीआई, पी, फॉस्फेट। फॉस्फेट आके उसमें अटैच हुआ। फॉस्फेट एक अंदर अटैच होता है एक
प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड एस्पार्टेट करके उसके साथ अटैच होता है, तो उतना डीप नहीं जाएँगे। तो उसमें अटैच होता है, जैसे ही अटैच होगा, वैसे ही क्या होता है कि इसका मुँह क्लोज़ होगा। ये जो ओपन हुआ है, वो क्लोज़ होगा, अंदर का साइड क्लोज़ हो जाएगा। तो वहाँ पे भी एक टर्म आता है, उस टर्म को बोलते हैं फ़ॉस्फोराइलेशन। आपने कहीं पढ़ा भी होगा, फ़ॉस्फोराइलेशन। फ़ॉस्फोराइलेशन एक टर्म होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है कि जब ये पीआई इनऑर्गेनिक फ़ॉस्फेट अटैच होता है इस पंप के साथ में, ये जो पंप प्रोटीन के साथ में अटैच होता है, तो उस टर्म को ही बोलते हैं फ़ॉस्फोराइलेशन, ठीक है? फ़ॉस्फोराइलेशन मीन्स फ़ॉस्फोराइलेशन बराबर क्या लिखते हैं? अटैच विथ पंप प्रोटीन, पंप प्रोटीन, ओके? तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि फ़ॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फ़ॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जब अ, ये जो फ़ॉस्फ़ेट है, सिंगल फ़ॉस्फ़ेट है, इनऑर्गेनिक फ़ॉस्फ़ेट बोलते हैं। ये फ़ॉस्फ़ेट अटैच होता है जब पंप पे, पंप प्रोटीन पे, तो उस समय उसी को बोलते हैं फ़ॉस्फोराइलेशन, ओके? समझ गए? अब क्या होता है कि जब फ़ॉस्फोराइलेशन होता है, तो जो ओपन है, अंदर साइड में ओपन है, वो क्लोज़ हो जाता है। जो पंप ओपन है, वो क्लोज़ होता है। अब जैसे ही क्लोज़ होगा, तो उसके साथ क्या अटैच हुआ है? 3 सोडियम का मॉलिक्यूल्स, ठीक है? 3 सोडियम का मॉलिक्यूल्स अटैच हुआ है। अब जैसे ही अंदर से बंद होगा, बाहर खुलेगा और जैसे ही बाहर खुलेगा, तो बाहर वो तीनों निकल जाएगा। ठीक है? तीनों निकल जाएगा, तीनों सोडियम अब बाहर आ गया और उसी समय, उसी पल क्या होता है कि पोटेशियम का 2 मॉलिक्यूल्स आके उस ओपनिंग एरिया पे अटैच होता है, ओपनिंग ऑफ द पंप प्रोटीन, ओके? जैसे सोडियम निकलने के लिए खुला, सोडियम निकला, पोटेशियम आके क्या हो गया, उस पे अटैच हो गया और पोटेशियम अटैच हो गया और यहीं पे क्या होता है कि डीफॉस्फोराइलेशन होता है। यहीं पे क्या होता है? डी फॉस्फोराइलेशन होता है। डीफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो ये आपका अटैच हुआ था, फॉस्फेट जो अटैच हुआ था पहले और उस समय अटैच होकर अंदर के साइड में क्लोज़ कराया था और बाहर ओपन कराया और सोडियम को निकाला और सोडियम को निकाला उस समय पोटेशियम आके फिर से वहाँ पे बैठा और फिर उसी समय क्या होता है कि फॉस्फेट निकल जाता है। ये जो सिंगल फॉस्फेट वहाँ पे अटैच होता है वो निकल जाता है। तो उसी को बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। वहाँ पे क्या होता है डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट डिटैच हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन या हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझ गए आप? इसमें अब क्या हुआ कि अब क्या हो गया इसमें 1 सेकंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि अ, एक साइकिल में क्या होता है 3 सोडियम आउट, 3 सोडियम आउट हुआ है, ठीक है? 2 पोटेशियम इन, इनसाइड गया। ये एक क्या है साइकिल है। ठीक है? ये एक साइकिल है। ये एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना एटीपी लगा है? 1 एटीपी। 1 एटीपी इक्वल टू 3 सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम इनसाइड ऑफ द सेल। ये एक साइकिल में होता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक और टर्म आता है कि इस सेल के जो बाहर है पॉजिटिव चार्ज होता है। सेल के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बाहर में 3 पॉजिटिव चार्ज वाला निकल रहा है, अंदर में 2 पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो ये ये तो होगा ही। ये तो बाहर में 3 निकला, अंदर में 2 गया, तो ज़्यादा कहाँ है? बाहर में है, तो बाहर में हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अंदर में क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक और आपको मैं बता दूँ, एक और टर्म बता दूँ कि
जो सोडियम है इसके सेल के आउटसाइड में कितना होता है? जो सोडियम है वो सेल के आउटसाइड में होता है 150। सोडियम होता है 150 मिली मोल, ठीक है, पर लीटर। हाँ, मिलीमोल पर लीटर होता है 150। और पोटेशियम होता है 5 मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। इसीलिए अगर आप कभी इन फ्यूचर आप तो पढ़ोगे आगे, तो आप लोग जानोगे, अपना जो लैब वैल्यू जानोगे, बॉडी में लैब वैल्यू जो देखोगे, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, कैल्शियम सब चीज का देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि सोडियम जो है बॉडी में कितना होता है। तो आपका आएगा 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर। वो कहाँ से? यहीं से, क्योंकि ये सेल के बाहर कितना है? 150 मिलीमोल है। अभी तो ये जाएगा तो कैपिलरी में वेसल्स में जाएगा, तो वो उससे ही टेस्ट होगा, वो बाहर निकलेगा। और पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम लैब वैल्यू में कितना पढ़ोगे? वो आएगा 3 to 5। यहाँ तो 5 है, 3 to 5 मिलीमोल पर लीटर। तो यही है जो बाहर है सेल के, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी मैंने समझा दिया कि एनर्जी का कैसे ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी कैसे यूज होता है, और कैसे यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। मैंने यहाँ पे सब एक्सप्लेन कर दिया। अब कहीं कुछ रहता है? सोडियम पोटेशियम पंप समझ में आ गया। ये पंप है, ये पंप प्रोटीन बोला जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। इसका काम है सोडियम को बाहर करना और पोटेशियम को अंदर करना, ठीक है। तो मेन जो सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी कहीं डाउट रहता है तो नो प्रॉब्लम, आप मेंशन करना कमेंट में, आई विल हेल्प you there. Okay, thank you so much to watching my video, and like and comments, it's all depend on you. Okay, thank you so much.